तो नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ रैशनैलिटी एंड क्रिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग के साप्ताहिक वेबिनार में। और आज का विषय है इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी 4 दशकों की जो कथा है हमारे अर्थव्यवस्था की। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और इस वेबिनार को लीड कर रहे हैं डॉक्टर सिद्धार्थ रस्तोगी जी, जो आईआईएम अहमदाबाद से पढ़े हुए हैं और अभी फिलहाल आईआईएम इंदौर में प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स के। और हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ रैशनैलिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग की इकोनॉमिक्स वर्टिकल को भी लीड कर रहे हैं। तो सिद्धार्थ जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम, ओवर टू यू। द फ्लोर इज योर्स। जी, नमस्कार। अ, तो जैसा कि दीपांशु जी ने इंट्रोड्यूस किया, मैं अपनी बात हिंदी और अंग्रेजी में मिली-जुली भाषा में रखूंगा। मेरा विचार है कि इससे सारे लोग समझने में थोड़ा आसानी होगी। प्योर इंग्लिश या मतलब प्योर इंग्लिश सबके लिए शायद मुश्किल हो, और प्योर हिंदी शायद मेरे लिए बोल पाना मुश्किल हो चुका है। तो हम लोग बात करेंगे स्वतंत्र भारत में जो पहले 4 दशक थे, उसमें इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो किस तरह से अलग हो सकती थी। और कई बार क्या होता है कि हम लोग जब बात करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी की, तो कई बार हम ये नहीं समझते हैं कि आज के नज़रिए से हम अगर पास्ट को देखेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें गलत लगें। तो कई बार पास्ट को पास्ट में जा करके देखना चाहिए, और उस समय की विचारधारा, उस समय के विचारों के अनुसार उसको समझना चाहिए। अ, इसके लिए ये भी जरूरी है कि हमें ये भी पता चले कि उस समय क्या जो विचार प्रस्तुत किए जा रहे थे उसमें कोई विरोध था उन चीजों का या नहीं। क्योंकि हमें लगता है कि उस समय जो कुछ हो रहा था वो हर किसी के अग्रीमेंट के साथ, हर किसी की मर्जी के साथ, कॉन्सेंसस के संग हो रहा था। ऐसा भी नहीं है। अ, और ये चूंकि 4 दशक बहुत लंबा समय है, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीजें भी हुई। तो मैंने क्या ये डिसाइड किया है स्ट्रक्चर कि अ, हम लोग जो है वो हर दशक से केवल एक मेजर पॉलिसी उठाएंगे, जिससे उस समय का जो भी सही या गलत हो रहा था उसका आकलन किया जा सके, और उस समय के नजरिए से, उस समय का वैचारिक समर्थन या विरोध क्या था उस नजरिए से उसका आकलन किया जा सके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हर दशक से एक चीज उठाते समय मेरा फोकस इकोनॉमिक पॉलिसी पर है। तो जैसे 70s के दशक में कोई भी कहेगा इमरजेंसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, लेकिन हम इमरजेंसी को नहीं उठाएंगे, बल्कि इकोनॉमिक पॉलिसी के फ्रंटियर पर, इकोनॉमिक पॉलिसी के मोर्चे पर जो भी हो रहा था हम उसके विषय में ही बात करना पसंद करेंगे, एटलीस्ट मैं पसंद करूंगा। तो और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब 70-75 साल हो चुके हैं, 8 दशक के बाद ये सारी बातें करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट टाइम एज अ फार्स, सेकंड टाइम एज अ ट्रेजेडी। और मुझे लगता है कि हम बहुत हद तक उस ट्रेजेडी में वापस प्रवेश करने के कगार पर खड़े हुए हैं, अगर हम उस इतिहास से, उस आर्थिक इतिहास, उस आर्थिक नीतियों के इतिहास से नहीं सीखते हैं। तो हर दशक से एक चीज उठाते हुए 1950 के दशक से शुरू करते हैं। अ, दीपांशु जी, प्रश्न और उत्तर जो है वो कैसे किए जाएंगे वो आप हाँ डिसाइड करें। हाँ, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है तो फिर हम बीच में मतलब एक ब्रेक लेकर या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, जी। अदरवाइज हम यूजुअली एंड में रखते हैं। जी। जी। तो मैं चैट बॉक्स नहीं देख रहा हूँ, उससे थोड़ा नहीं नहीं डिस्ट्रैक्शन वो, होता है। हाँ नहीं नहीं, वो मैं जी। मॉनिटर कर रहा हूँ, आप जी। कंटिन्यू करिए। श्योर। जी। तो पहला जो 1950 के दशक में एक भारत ने ट्रेजेडी फेस की, वो थी नेहरू जी का शिफ्ट टू प्लानिंग प्रोसेस। नाउ शिफ्ट टू प्लानिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, क्योंकि पहला जो 5 ईयर प्लान था 1951 से 55 तक का, 1951 टू 55, उसमें भारत प्लानिंग तो कर रहा था, प्लान्ड प्रोसेस तो था, लेकिन वो बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं था। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि बहुत सारे स्टालवर्ड्स मौजूद थे, नेहरू के बहुत सारे पीयर्स मौजूद थे। जब बराबर के लोग होते हैं तो कई बार आपको वो गड़बड़ी करने से रोक लेते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उस समय नेहरू जी को अपनी फुल सोवियत स्टाइल प्लानिंग करने से रोक रखे थे। उन नामों में बहुत सारे आज वेल नोन है, बहुत सारे इतिहास में खो चुके हैं, जैसे जॉन मथाई थे, बी आर अम्बेडकर थे,
सी डी देशमुख थे, और बहुत सारे और लोग रहे होंगे जिन्होंने नेहरू जी को फुल ऑन प्लानिंग करने और कंट्रोल करने से रोका। लेकिन जब नेहरू जी ने 1951 से 56 के बीच में वो प्लान प्रोसेस शुरू किया तो अमेजिंग परिणाम प्राप्त हुए, क्योंकि नेहरू जी का फुल कंट्रोल नहीं था। प्लानिंग प्रोसेस वॉज देयर बट नॉट स्ट्रैंगुलेटिंग, इट वॉज मोर फॉर नेम सेक, फॉर टारगेट सेटिंग। और उस समय का टारगेट था 2.6% ग्रोथ, और भारत ने पहले 5 ईयर प्लान में 3.5% ग्रोथ अचीव किया। 3.5% ग्रोथ अचीव करने का ये मतलब नहीं है कि हमने बहुत सच में प्रगति करी, क्योंकि पर कैपिटा इनकम के फ्रंटियर पर कुछ खास नहीं हो पाया, क्योंकि हमारी आबादी भी उसी रफ्तार से बढ़ रही थी और हमारा जीडीपी भी उसी रफ्तार से बढ़ रहा था। तो जीडीपी पर कैपिटा उसी रफ्तार से बढ़ा, दैट इज जीरो, नेट जीरो। तो 1951 से 56 के बीच में हालांकि हमने अपना ग्रोथ टारगेट बीट किया, लेकिन गरीबी वगैरह कुछ खास असर नहीं हुआ। 1956 में नेहरू जी ने एक स्पीच दिया। नेहरू जी के बहुत सारे स्पीच बहुत फेमस है, और उन्होंने 1955-56 के बीच में एक स्पीच दिया जब 1956 से 60 का सेकेंड 5 ईयर प्लान शुरू हुआ, और यहां से गड़बड़ शुरू हुई। ये गड़बड़ जो है वो ये थी कि नेहरू जी ने जो स्पीच दिया, वी हैव टू रीच द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी। दिस कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी स्पीच वाज अ कॉपी ऑफ स्टालिन्स स्पीच ऑफ 1933 कॉल्ड कमांडिंग हाइट्स ऑफ इकोनॉमी। और अगर आप युद्ध का एक परिदृश्य दिमाग में बनाएं, तो उसमें क्या होता है कि जो ऊंचाई पर है सेना, वो दूसरी सेना जो खुले में और नीचे पर है उसको पूरी तरह से पराजित कर सकती है, पूरी तरह से देख सकती है और हरा सकती है, जबकि ऊंचाई पर जो है वो उसको एक कमांडिंग हाइट बोलते हैं, उस कमांडिंग हाइट पर उसको डिफीट करना पॉसिबल नहीं है। तो नेहरू जी बोले कि हम ऐसी कमांडिंग हाइट्स पर इकोनॉमी को पहुंचाना चाहते हैं कि जहां पर हम को कोई डिफीट ना कर सके और हम सब कुछ देख सकें, हमको एक बर्ड्स आई व्यू मिल सके। ये वॉर में शायद पॉसिबल हो, लेकिन इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नेहरू जी भले ही अपने को महामानव मानते हुए सभी को देख सकें और सभी कुछ प्लान कर सकें, इकोनॉमी वो जानवर है जो किसी के कंट्रोल में नहीं आता है, उसको लॉ बना करके कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो हुआ क्या कि पीसी महालानोबिस ने ये 5 ईयर प्लान नेहरू जी के कहने पर तैयार किया। पीसी महालानोबिस खुद एक फिजिसिस्ट थे। उसके बाद उन्होंने 1931 में डिसाइड किया कि वो स्टैटिस्टिक्स में जंप करेंगे। स्टैटिस्टिशियन के तौर पर उनकी काफी मान्यता थी, हालांकि उनका कुछ एक पेपर का कंट्रीब्यूशन है जो उस समय के एक बड़े इकोनॉमिस्ट ने, जिनका नाम हम बाद में सुनेंगे, उन्होंने उनकी कंट्रीब्यूशन की धज्जियां उड़ा दी थी। उन्होंने कहा कि ये पेपर चोरी का है और गलत मैथमेटिक्स से डिराइव किया गया है। वो पेपर जो है वो अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू में पब्लिश हुआ। पीसी महालोनोबिस जी से जवाब मांगा गया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि जिस व्यक्ति ने उनके पेपर की क्रिटिक लिखी थी उसके लिए उन्होंने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज खत्म करवा दिए। तो ये भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लेवल पर एक अजीब प्रॉब्लम है, स्कॉलरशिप की स्वतंत्रता के लेवल पर, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे, हम अर्थशास्त्र से स्टिक करते हैं। तो महालोनोबिस के इस प्लान के कुछ एक प्रॉब्लम थे। पहला प्रॉब्लम यह था कि महालोनोबिस जी ने मान लिया कि हम आज ये प्लान करेंगे कि अगले 5 साल में हमें कितना स्टील चाहिए, ठीक है, हमें कितना रबर चाहिए, हमें कितनी प्लास्टिक चाहिए। यहां तक इंडस्ट्रियल प्लानिंग तक तो एक बार फिर भी बात चल सकती थी। फिर उन्होंने प्लान करना शुरू किया कि हम 5 साल में कितना कपड़ा प्रोड्यूस करेंगे, उस कपड़े में से कितना लुंगी बनेगा और कितना पजामा बनेगा। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, लिटरली प्लान में यह था कि कितने साबुन प्रोड्यूस होंगे और कितने पजामे प्रोड्यूस होंगे, और टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी। तो अगर किसी ने एक पजामा ज्यादा पहन लिया, 2 बार दिन में ज्यादा नहा लिया, तो आपका प्लानिंग प्रोसेस धराशायी हो जाता है। इट वॉज दैट स्ट्रांग। फन। सेकेंड प्रॉब्लम ये थी कि जब आप प्लान प्रोसेस करते हैं तो एक इकोनॉमिस्ट होता है, उसको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होता है कि इकोनॉमी में लैग होगा। मतलब आज मैं विचार करूंगा कि स्टील प्लांट डाला जाए, स्टील प्लांट डालने में 3 महीना लगेगा, स्टील प्लांट में प्रोडक्शन और मशीनरी लगाने में 3 साल लगेंगे, प्रोडक्शन शुरू होने में 3 साल के बाद जब काम शुरू होगा तो उसका पैसा वापस आने में 5 साल 10 साल लगेंगे। लेकिन स्टैटिस्टिशियन को ये लैग का कॉन्सेप्ट शायद पता नहीं था, या उनका पर्पस नहीं था उस लैग को आइडेंटिफाई करने का। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लैग्स अज्यूम्ड अवे कर दिए। उन्होंने माना कि हम आज स्टील का कारखाना डालेंगे और कल स्टील चालू हो जाएगा बनना। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट है, क्योंकि लैग जो है वो 3 से 5 साल तो एफिशिएंट इकोनॉमीज में हुआ करते थे, अगर आप 1950s की टेक्नोलॉजी को देखें। बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अगर आपकी इकोनॉमी इनएफिशिएंट है
करप्ट है, और इंडिया में उस समय भी भयानक करप्शन था। नेहरू जी ने 1959 में एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जितना करप्शन है वो सारे करप्ट लोग कल बिजली के खंभों से लटका दिए जाएंगे। ये लिटरली उन्होंने स्पीच दी थी। तो 1950 के दशक में भी इतना करप्शन था। आज कई लोगों को लगता है कि उस समय के नेता बड़े अच्छे थे और आज ही सारे करप्ट हैं, तो ऐसा नहीं था। खैर, तो महालनोबिस के प्लान में दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि लैग्स आइडेंटिफाइड नहीं थे। तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये रिसोर्सेज जो हैं, जो आप आधुनिक भारत के मंदिर जिनको नेहरू जी ने कहा, वो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो उन्होंने ये अज्यूम कर लिया कि हम मनी प्रिंटिंग करेंगे या बोरो करेंगे। देखिए, पैसा केवल तीन तरह से आ सकता है। या तो आप टैक्स लगाते हैं लोगों पर, इंटरनल टैक्स, दैट इज इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी एक्सेट्रा, या फिर बाहर वालों पर टैरिफ। बाहर वालों पर टैरिफ लगाना भारत के लिए पॉसिबल नहीं था, इंडिया का टैक्स बेस बहुत छोटा था, इकोनॉमी बहुत नेसेंट स्टेजेस में थी, तो इंटरनल टैक्स पॉसिबल नहीं थे। दूसरा तरीका होता है आप नोट छापिए, और तीसरा तरीका होता है बोरो करिए। तो उन्होंने इम्प्लिसिटली अज्यूम कर लिया था कि हम नोट छापेंगे। नोट छापने से समस्या होती है कि मनी क्रिएट नहीं होती है। मनी, करेंसी क्रिएट होती है, मनी क्रिएट नहीं होती है। तो करेंसी क्रिएट करने से इन्फ्लेशन पैदा होता है। इन्फ्लेशन का सबसे बेसिक डेफिनेशन है मोर मनी चेजिंग लेस गुड्स। तो मनी तो बढ़ गई, गुड्स जो प्रोड्यूस थे वो उतने ही रहे, तो हर एक के पास ज्यादा पैसा है वही चीजें खरीदने के लिए, तो हर चीज का दाम बढ़ना शुरू हुआ। इन्फ्लेशन को सबसे खराब टैक्स भी माना जाता है, और इसके फलस्वरूप इन्फ्लेशन भारत में बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हुआ 1956 के बाद से। प्रॉब्लम उससे ज्यादा और हुई। एक प्रश्न उठता है कि जब ये सब हो रहा था, तो क्या यही उस समय की विजडम थी? क्या सारे देश यही कर रहे थे? क्या कोई देश डिफरेंट चीज कर रहा था? क्या इस चीज की कोई आलोचना हुई थी? तो अगर हम सर्च करें तो हमें मिलता है कि टाइम मैगजीन में उस समय जो है बहुत सारे अमेरिकन इकोनॉमिस्ट्स ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि कुछ समय के लिए भारत को कम से कम 5 से 10 साल, दैट इज 1 और 2 प्लान्स, इंडिया शुड स्टिक टू एग्रीकल्चर ओनली, जो 1951 से 56 के बीच में बहुत अच्छे रिजल्ट दे चुकी है। नेहरू जी ने कहा कि ये अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी है। हालांकि उस समय अमेरिका की ओर से भारत मिल्टन फ्रीडमैन पहले आए थे, जिनको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लिबर्टेरियन होने के कारण नेहरू जी ने वापस बैरंग वापस कर दिया। उसकी जगह जेके गॉलब्रेथ आए, जो थोड़े से कीनीजियन और थोड़े से इकोनॉमिक कंट्रोल के प्रति सॉफ्ट माने जाते थे, थोड़े से इकोनॉमिक लेफ्टिस्ट माने जाते थे, हालांकि वो भी बहुत कैपेबल व्यक्ति थे। तो गॉलब्रेथ जब आए तो गॉलब्रेथ ने भी इसका विरोध किया। लेकिन नेहरू जी ने कहा कि नहीं, ये तो अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी है, ये कैपिटलिस्ट कॉन्स्पिरेसी है हमारे देश को इंडस्ट्रियलाइज होने से रोकने के लिए। तो जब आप किसी पर ऐसा दोषारोपण कर देते हैं तो उसके बाद उसकी सारी ओपिनियंस को रिजेक्ट करना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन क्या ये केवल अमेरिकन थे जो इस प्लानिंग प्रोसेस का विरोध कर रहे थे? ऐसा नहीं है। सोवियत यूनियन इटसेल्फ वाज इन द प्रोसेस ऑफ डीस्टालिनाइजेशन। स्टालिन की मृत्यु हो चुकी थी 1953 में। सोवियत यूनियन में निकिता क्रुश्चेव डीस्टालिनाइजेशन, दैट इज प्लानिंग प्रोसेस को ढीला और थोड़ा सा आजाद करने की ओर कदम बढ़ा चुके थे, और हम स्टालिन के प्रोसेस की ओर कदम बढ़ा रहे थे। ये भी ट्रेवेस्टी है। विद इन इंडिया ऑल्सो देर वॉज सम अपोजिशन। इंडिया में एक बहुत केपेबल इकोनॉमिस्ट हुए हैं, बी आर शेनॉय। बी आर शेनॉय ने जब इंडिया में इकोनॉमिस्ट के तौर पर इस प्लान का धज्जियां उड़ाते हुए कॉलम्स लिखने शुरू किए, तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया। दिल्ली से नौकरी से निकाला गया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उन्हें नौकरी नहीं मिली, इंडिया की किसी जगह उन्हें नौकरी नहीं मिली, और फाइनली उन्होंने सीलोन विश्वविद्यालय, दैट इज श्रीलंका में, उन्होंने नौकरी किया फाइनली। उन्होंने वहां से भी लिखना जारी रखा। लेकिन ये भी एक तरह की वैचारिकता के प्रति जो टॉलरेंस है, जो नेहरू की इमेज है कि बड़े इंटेलेक्चुअल और टॉलरेंट थे, ये उसके भी बहुत खिलाफ जाता है कि बी आर शेनॉय को भारत में नौकरी से निकाल दिया गया और उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिली। मुंबई स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के दो लोग और थे, ब्रह्मानंद और वकील। उन्होंने भी उस प्लानिंग प्रोसेस का काफी विरोध किया, लेकिन उन्होंने उतने कटु शब्दों में, उतना खुल करके विरोध नहीं किया, इसलिए उनकी नौकरी और जान बची रही। खैर, उस समय बहुत सारा विरोध होने के बावजूद नेहरू और महालनोबिस दोनों इस बात पर अड़े रहे कि हमें इस प्लानिंग प्रोसेस से डिगना नहीं है। और उसका जो रिजल्ट हुआ वो ये हुआ कि 1957 तक, मतलब बेयरली 1.5 साल के अंदर, भारत की जो कैपिटल थी वो सारी फंस चुकी थी। ये वैसा है कि जैसे एक बहुत गरीब आदमी जो डेली कमाता है और डेली खाता है, वो सडनली अपनी पूंजी जो है वो सारी उठा के शेयर मार्केट में या लॉन्ग टर्म एफडी में डाल दे, और उसके बाद बोले कि अरे आज मैं खाऊंगा क्या मुझे पता ही नहीं। भारत के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। 1957 ऑनवर्ड्स, 1957 ऑनवर्ड्स, इंडिया रैन शॉर्ट ऑफ मनी टू रन द डे टू डे इकोनॉमिक्स, डे टू डे इकोनॉमी। उसके रिजल्ट में भारत में सडनली फूड ग्रेन्स की कमी होना शुरू हुई,
और अमेरिका वापस भारत की मदद के लिए खड़ा हुआ उस समय, क्योंकि सोवियत रशिया के पास हमेशा शॉर्टेज थी। वो सिवाय हथियार और पेट्रोलियम के इंडिया को कभी कुछ खास चीजें नहीं दे पाए। दिया और भी चीजें, बार्टर एक्सचेंज भी किया, लेकिन इंडिया के पास उस समय बार्टर करने को, कुछ काउंटर ऑफर करने को भी कुछ खास चीजें नहीं थी। तो अमेरिका ने एक PL 480, पब्लिक लॉ 480 फॉर द फूड एड टू इंडिया पास किया यूएस कांग्रेस में। और उस यूएस कांग्रेस में PL 480 के बाद उन्होंने इंडिया को गेहूं सप्लाई करना शुरू किया। वो व्हीट जो इंडिया में आया PL 480 के अंडर में, इंडिया में वो हार्ड रेड विंटर व्हीट था। तो उसकी, अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स से उस एज के पूछें, तो वो बताएंगे कि हाँ, उस जमाने में थोड़ा सा लाल गेहूं आता था और थोड़ा सा कड़ा होता था। वो बहुत सॉफ्ट गेहूं, इंडिया की गेहूं की तरह, शरबती गेहूं वगैरह की तरह नहीं होता था। वो इसलिए कि वो शिकागो हार्ड रेड व्हीट होता था। और अमेरिकन व्हीट थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्वालिटी में। और इंडिया जो है वो अगले 17 साल तक उस पर बुरी तरह से निर्भर रहा, अमेरिकन फूड एड पर। अमेरिकन फूड एड आई, अमेरिका ने उस डिपेंडेंस को अलग तरह से अगले दशक में एक्सप्लॉइट करने की कोशिश किया। वियतनाम वॉर में इंडिया को ब्लैकमेल करने का कोशिश किया कि इंडिया जो है वो बेस की तरह से काम करे। लेकिन जब हमारा सारा पैसा फंस गया तो हम पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर हो गए। द फ्रेज इन दैट टाइम दैट वाज यूज्ड वाज, इंडिया वाज गोइंग अराउंड द वर्ल्ड विद अ बेगिंग बोल। भिखारी के कटोरे लेकर के हमको एक देश की तरह से हर देश के सामने हाथ फैलाना पड़ा फूड एड के लिए। दूसरा, 60s के दशक में यह हालत हो गई थी कि लिंडन जॉनसन ने भारत को ब्लैकमेल करना शुरू किया वियतनाम वॉर के लिए। तो इट वाज सेड कि इंडिया वाज लिविंग फ्रॉम शिप टू माउथ। अमेरिकन शिप से गेहूं आता था और वो सीधे भारतीयों के मुंह में जाता था। हम इतना ज्यादा स्टारवेशन के कगार पर खड़े थे। शास्त्री जी ने उसको काउंटर करने का कोशिश किया, दिन में, हफ्ते में एक बार व्रत करने का, जिससे कुछ 5-10% खाना बचेगा, और इस टाइप की बहुत सारी चीजें उन्होंने शुरू किया। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक वेरिएबल्स को समझते नहीं और ये कोशिश करते हैं कि आप ये प्लान कर सकते हैं कि कौन कितना साबुन यूज करेगा और कौन कितने पजामे पहनेगा अगले 5 सालों तक, और किसके कितने बच्चे होंगे और वो कहाँ पर रहेंगे और वो क्या करेंगे, तो इकोनॉमी जो है वो आपके सरकारी बाबू की कलम से प्लान नहीं हो सकती। और लोगों को लगता है कि सरकार तो ओमनी प्रेजेंट ओमनीशियंट है, वो तो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है और वो सब कुछ कंट्रोल भी कर सकती है। तो ऐसा नहीं होता है। प्लानिंग प्रोसेस की वजह से अगले 17 साल तक भारत भुखमरी के कगार पर खड़ा रहा। और उसके कारण भारत की विदेश नीति, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, सब कुछ बहुत आउट ऑफ कंट्रोल रही, बिल्कुल हेवायर होती रही। ये था कंसीक्वेंस ऑफ प्लानिंग, 1950 के दशक की एक बहुत बड़ी गलती, जो नॉन इकोनॉमिस्ट या आइडियोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड के कारण भारतीयों ने झेली। इस एक गलती का असर हमें बहुत बाद तक दिखता रहा। भारत प्लानिंग प्रोसेस का बंधक बना रहा और आज भी कई बार जो है हम ऐसी बातें सुनते हैं कि प्लानिंग कमीशन और प्लान्ड इकोनॉमी इज बेटर। तो अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हम बार बार हर चीज प्लान करने की कोशिश करेंगे, और विजडम ऑफ क्राउड्स जिसको कहते हैं, हम उसको डिफीट और बीट डाउन करते रहेंगे, और कभी भी अपना जो इकोनॉमी खुले तौर पर जो इंफॉर्मेशन गैदर करती है, हजारों लोगों की नॉलेज के संग काम करती है, हम उसको बाधित करते रहेंगे। नेहरू जी ने किया था और उसका असर बहुत सालों तक झेला गया। आगे बढ़ते हैं 1960 के दशक में। कई बार लोग कहते हैं कि 1991 का लिबरलाइजेशन जो है वो तो ऑब्वियस ही चीज थी, उस समय तो होना ही था, सभी लोग कर रहे थे। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि 1991 का जो लिबरलाइजेशन था वो चाइना के लिबरलाइजेशन के 13 साल बाद आया था। और चाइना पहले भी कम्युनिस्ट कंट्री थी और हमसे कहीं ज्यादा कम्युनिस्ट कंट्री थी, और उसके बाद भी कम्युनिस्ट कंट्री रही। चाइना कैसे आगे बढ़ गया और हम कैसे पीछे रह गए, उसके लिए हमें देंग शाओपिंग को पढ़ना और समझना पड़ेगा। देंग ने 1983 में एक प्रोसेस स्टार्ट किया था, जिसको देंग शाओपिंग ने बोला था कम्युनिज्म विद चाइनीज कैरेक्टर्स। तो उनका कहना था कि हम स्टेट तो कम्युनिस्ट रहेंगे लेकिन इकोनॉमी कैपिटलिस्ट होते चले जाएंगे। हालांकि ये उस समय उन्होंने डिफाइन नहीं किया था, वेग था, बाद में लोग समझे जैसे भी समझे। दैट इज मच मोर इन हिस्ट्री। 1983 तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं। 1960s में जब इंडिया जो है बहुत फंसा हुआ था बहुत सारे चैलेंजेस से, नेहरू जी की डेथ चाइनीज बैकस्टैबिंग 1962 में हो चुकी थी। यूएसएसआर ने चाइनीज अटैक के समय कह दिया था कि यू आर अवर फ्रेंड बट दे आर अवर ब्रदर्स। तो निकिता क्रुश्चेव ने भारत की मदद के लिए आने से मना कर दिया था, क्योंकि वो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में फंसे हुए थे। चाइना की टाइमिंग बहुत परफेक्ट थी। 1965 में भारत पर दूसरा अटैक हो चुका था पाकिस्तान का, और 62 की वॉर बहुत गहरे, मतलब मानसिक आघात देने वाली थी भारतीयों के स्वाभिमान को। 1965 में जो हमारी जीत थी वो हमने
जा करके खो दिया ताशकंद में, नेगोशिएशन टेबल पर हाजी पीर के पहाड़ियों को रिटर्न करना, कोई वॉर रिपेट्रिएशन ना मांगना, सारा पीस मान लेना, पाकिस्तान की शर्तों को मान लेना, ऐसा हमने बहुत सारी गलतियां किया। लेकिन बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि जो चाइनीज लिबरलाइजेशन था वो भारत से 13 साल पहले शुरू हुआ था। एक रेटोरिकल क्वेश्चन है, अगर हमने चाइना से 13 साल बाद ना शुरू करके लिबरलाइजेशन चाइना से 13 साल पहले शुरू किया होता तो क्या होता? 13 साल बाद की जगह 13 साल पहले का मतलब है 26 साल। मतलब लगभग लगभग एक जनरेशन पहले अगर हम चाइना से लिबरलाइज कर रहे होते, एक जनरेशन पहले हमने अपने से लिबरलाइज किया होता, तो दूसरा असर उसका यह भी होता ना कि 1991 में जब हमने लिबरलाइज किया, इकोनॉमी को ओपन अप किया, तो उस समय हम मजबूरी में कर रहे थे, आईएमएफ ने हमारी बाहें मरोड़ रखी थी। 1966 में शायद हम अपनी शर्तों पर कर पाते। तो राहुल मुखर्जी एक इकोनॉमिक हिस्टोरियन है, उनका एक पेपर है राहुल मुखर्जी जी का कि ये इंडियाज अबॉर्टेड लिबरलाइजेशन ऑफ 1966, ये राहुल मुखर्जी जी का पेपर है, आप पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो लाल बहादुर शास्त्री ने उस समय तीन बहुत अच्छे काम शुरू किए थे, जो वो केवल 1 साल के प्रधानमंत्री थे तो उनकी मृत्यु के साथ ही या उनकी हत्या के साथ ही, जैसा भी आप माने, वो खत्म होने लगे। दो नहीं खत्म हुए लकीली। पहला था, उन्होंने एम एस स्वामीनाथन को भेजा नॉर्मन बोरलॉग के पास और ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। दूसरा था ऑपरेशन फ्लड, जो उन्होंने अमूल के खैरा प्लांट में एक रात बिताई और उसके बाद उन्होंने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड स्टैब्लिश करने का प्रयास किया, और ऑपरेशन फ्लड, उससे माल न्यूट्रिशन और ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक रिजॉल्व हुई। तो ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन तो अपनी जगह पर बने रहे, लेकिन जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी वो थी 1965 में उन्होंने लिबरलाइजेशन की शुरुआत किया था। लिबरलाइजेशन की शुरुआत एग्जैक्टली वैसे हुई थी जो 1991 में मनमोहन सिंह ने नरसिम्हा राव के अंडर में करना शुरू किया, जो कि था डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। तो उन्होंने रुपी का डिवैल्यूएशन धीरे धीरे शुरू किया था। देखिए, आज भी जो है वो भारत में लोग ये मानते हैं कि रुपया जो है वो $1 के बराबर क्यों नहीं है, $1 के बदले 87 रुपए क्यों है, 87 रुपीज क्यों है, 90 और 100 अगर हो जाएगा तो हमारे देश का अपमान हो जाएगा। ये सारी बातें जो है ना वो बहुत ही, मतलब, इमोशनल तो हैं लेकिन सही नहीं है। अब ये मैं इंटरनेशनल एक्सचेंज प्राइसेस कैसे डिटरमाइन होते हैं, कैसे चेंज होते हैं, दोनों के देशों के इन्फ्लेशन के बीच में क्या संबंध है, और वो क्यों घटते रहना चाहिए हमारा रुपया तेजी से, बिकॉज हमारा इन्फ्लेशन ज्यादा है यूएस से, ये सारी चीजें शायद बहुत टेक्स्ट बुक लेवल की हो जाएंगी। लेकिन इसमें आपके अपमान की कोई बात नहीं है। जापान की करेंसी हमसे भी सस्ती है, इंडोनेशिया की हमसे बहुत ही ज्यादा सस्ती है। उससे देश का कोई अपमान या सम्मान नहीं होता। और अगर आपको बहुत महंगी करेंसी चाहिए तो आप कतर शिफ्ट हो जाइए, वहां की करेंसी यूएस डॉलर में, एक करेंसी में यूएस के कई डॉलर्स आते हैं। लेकिन आपको फिर वो केवल करेंसी, अगर आपके स्वाभिमान से जुड़ी है तो वैसा कर सकते हैं। खैर, तो उन्होंने डिवैल्यूएशन की शुरुआत किया था। और उस समय 1965 जब निकल गया, 1966 की जनवरी में शास्त्री जी की डेथ हुई ताशकंद में। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स चली, कामराज ने फिर से प्रधानमंत्री बनने से मना किया, लोहिया जी फिर से बनना, मतलब लोहिया जी ने फिर से अपनी हैट फेंकी, मोरारजी देसाई ने अपना जो है कोशिश किया बनने का। वो सारी स्टोरी पॉलिटिकल है। फिलहाल राम मनोहर लोहिया ने कहा कि इंदिरा जी को बना देते हैं, गूंगी गुड़िया हैं, राज तो हम ही करेंगे इनके पीछे से। तो वो इंदिरा गांधी को इन्होंने प्रधानमंत्री जब कांग्रेस पार्टी ने बनाया, तो इंदिरा गांधी ने 66 में, मिड ऑफ 66, विद इन 6 मंथ्स, एक काम किया कि उन्होंने डिवैल्यूएशन प्रोसेस जो था, जो टारगेट थे कि हम फर्दर डिवैल्यू करते जाएंगे और रुपए को उसके मार्केट ड्रिवन लेवल पर आने देंगे, और उसके बाद धीरे धीरे इकोनॉमी ओपन करना शुरू करेंगे, वो प्रोसेस उन्होंने रोक दिया और रादर रोल बैक किया कि हमारे रुपए की जो वैल्यू है वो 1:7 पर बनी रहेगी, विच वॉज वेरी हाई। तो उसकी वजह से हमारे यहाँ विदेशी निवेश जो आने वाला था वो नहीं आया, हमारे जो एक्सपोर्ट बढ़ सकते थे वो नहीं बढ़े, जो इंपोर्ट हमारे लिए महंगे होने चाहिए थे वो नहीं हुए, और हम इंपोर्ट ज्यादा करते रहे जरूरत से। उसको उन्होंने रोकने का कोशिश किया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी के थ्रू, जो ऑब्वियसली काम नहीं किया। उसकी वजह से रादर इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस रुक गई। इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस और भी बहुत सारी वजहों से रुकी, वो हम अगले स्टेप में बात करेंगे। लेकिन जो इंदिरा जी ने रोल बैक किया, उसका असर यह हुआ कि उस समय बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया। तो ऐसा नहीं है कि उस समय ये विजडम ऑफ द टाइम्स था। इनफैक्ट अगर हम देश के बाहर देखें तो उस समय 4 एशियन इकोनॉमीज थे, ईस्ट एशियन इकोनॉमीज थे, जिन्होंने लिबरलाइजेशन ना केवल शुरू किया था, उन्होंने हार्ड प्रेस किया था पेडल पर, जिसको कहते हैं कि
बहुत तेजी से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी का डेवलपमेंट बाय डिवैल्यूइंग देयर ओन करेंसी, अपनी करेंसी को डिप्रिशिएट करके उन्होंने एक्सपोर्ट का पेडल पुश किया था। और हाइंड साइड में हम जानते हैं कि वो एक पॉलिसी बहुत ही सक्सेसफुल हुई थी। वो चार एशियन टाइगर इकोनॉमीज माने जाते हैं और आज चारों डेवलप्ड कंट्री के कगार पर हैं या डेवलप्ड कंट्री बन चुके हैं, जैसे कोरिया और सिंगापुर वगैरह, ताइवान और हांगकांग वगैरह। तो ये विजडम ऑफ द टाइम्स नहीं थी। देश के बाहर जो हो रहा था, कई बार लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं विदेशी पॉलिसी और विदेशी कॉन्स्पिरेसी कह करके। जो देश के अंदर हो रहा था उसमें भी बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया। इनफैक्ट उस समय इस इकोनॉमिक पॉलिसी के रोल बैक का चार इकोनॉमिस्ट ऐसे थे जिन्होंने बहुत तगड़ा विरोध किया था इकोनॉमिक्स पॉलिसी और इकोनॉमिक्स के अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर। और वो चारों बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट हैं आज के दौर में, और शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते भी हों। तो जो मैं चारों के नाम लेता हूं और उनका विरोध का कारण भी बताता हूं। तो पहले जो इकोनॉमिस्ट थे वो थे मनमोहन सिंह, जिन्होंने 1961 में अपनी थीसिस जो लिखी थी उसमें उन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि भारत का ट्रेड लिबरलाइज किया जाना चाहिए। और 1965 में जब ये रोल बैक हुआ तो मनमोहन सिंह ने भी इसका विरोध किया था। हालांकि मनमोहन सिंह हमेशा सरकार के साइड पर ही रहे और इसलिए उनका विरोध बहुत तगड़ा नहीं था, मुखर नहीं था। लेकिन उन्होंने इसका विरोध किया और इसके विरोध में थोड़ा बहुत बोलने के बाद एज ऑलवेज वो चुप हो गए। दूसरा इसके विरोधी थे जगदीश भगवती, और तीसरे थे अमर्त्य सेन। इन दोनों ने उसके कुछ ही समय के बाद भारत छोड़ दिया और उसके बाद लगभग कभी भी भारत नहीं लौटे। मतलब ट्रैवल वगैरह करना अलग बात है, लेकिन वो भारत परमानेंट या लंबे समय के लिए फिर कभी नहीं लौटे। इन दोनों ने भी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को बहुत अच्छा मानते हुए उसके लिए फोरकास्ट करने से लेकर के पेपर लिखने तक काफी तगड़ा विरोध किया था कि ये इंदिरा जी को रोल बैक नहीं करना चाहिए पॉलिसी। चौथे इकोनॉमिस्ट जो उस समय सबसे कैपेबल और धुरंधर माने जाते थे इन चारों लोगों में ही, वो थे सुब्रमण्यम स्वामी। वही सुब्रमण्यम स्वामी जो आजकल अलग वजहों से फेमस होते हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने 1958 में एक पेपर लिखा था पीसी महालोनोबिस का प्लान की धज्जियां उड़ाते हुए, और उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे उसमें मैथमेटिकल गलतियां निकालते हुए, जो पब्लिश हुआ था अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू में। और एईआर ने जब महालोनोबिस से जवाब मांगा था तो महालोनोबिस ने सुब्रमण्यम स्वामी के यहाँ पर जितने एडमिशन्स वगैरह होने की पॉसिबिलिटी थी वो खत्म करवा दिया था। और इसके फलस्वरूप 1958 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने सुब्रमण्यम स्वामी को पीएचडी करने के लिए हार्वर्ड से आमंत्रित किया था। नोटिस करिए कि लोग अप्लाई करते हैं और उन्हें एडमिशन नहीं मिलता है। सुब्रमण्यम स्वामी को हार्वर्ड ने इनवाइट किया था 19 साल की एज पर, उनके कंट्रीब्यूशन और मैथमेटिकल प्रोग्रेस और इकोनॉमिक प्रोग्रेस को देखते हुए सुब्रमण्यम स्वामी वहां गए। और उसके बाद जब वो इंडिया में थे तो उसके बाद उनको बाद में आपको पता होगा आईआईटी से जॉब से निकलवाने की साजिश हुई और बहुत कुछ सर्कस हुई। सुब्रमण्यम स्वामी वॉज अनदर वन जिन्होंने उस समय इसका विरोध किया। इस रोल बैक का कंसीक्वेंस क्या हुआ, इस रोल बैक का जो उन्होंने डिवैल्यूएशन को खत्म किया उसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडियन इकोनॉमी में रुपी ओवर वैल्यूड रहा। तो हमें इंपोर्ट करने का तो इंसेंटिव रहा, क्योंकि हर रुपए में हमें ज्यादा डॉलर वर्थ ऑफ सामान मिलता था, लेकिन हमें एक्सपोर्ट करने का इंसेंटिव नहीं रहा। क्योंकि कोई भी जब डॉलर लेके आता है तो उसे बहुत कम सामान मिलता है, जबकि एक्चुअली उसकी वर्थ जो है वो कहीं ज्यादा मिलनी चाहिए थी। तो अगर करेंसी डिवैल्यू होती है तो एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, इंपोर्ट घटता है। इस पॉलिसी के कारण चूंकि देश के बाहर जाना सस्ता रहा, तो बहुत ज्यादा ये हुआ कि ब्रेन ड्रेन भी बढ़ा, क्योंकि देश के बाहर जाना हमेशा सस्ता रहा। देश में चूंकि इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाया क्योंकि डॉलर नहीं आ सकता था, तो इन्वेस्टमेंट ना आने के कारण जो टैलेंट था उसको काम करने की अपॉर्चुनिटी, बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी ये भी मिलना मुश्किल होती रही। ये मुश्किल होने के कारण सबसे ज्यादा जो बड़ा असर हुआ कि हमारा ब्रेन ड्रेन बहुत तेजी से बढ़ा, क्योंकि ना आपके पास कैपिटल आ पा रही है, ना ही जो आपके पास ह्यूमन कैपिटल है उसको एम्प्लॉय करने का आपके पास कोई अच्छा तरीका बचता है। तो हमारा ह्यूमन कैपिटल का लॉस भी होता रहा और कैपिटल लॉस भी होता रहा। तो रुपया बाहर ले जाने से आपको कहीं ज्यादा डॉलर मिलते थे। इसके कारण 1967 से 1967 से एक पॉलिसी स्टार्ट, मतलब पॉलिसी नहीं, एक फ्लो स्टार्ट हुआ जो 1983 तक कायम रहा। अगले 17 साल तक भारत में कैपिटल की कमी होते हुए भी भारत नेट कैपिटल एक्सपोर्टिंग देश बना रहा। हमारे यहाँ से कैपिटल बाहर जाती रही और कैपिटल अंदर आने वाली कम थी। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आज की डेट में कहा जाता है वो हमेशा नेट पर ज्यादा रहा, बाहर जाने वाला, बजाय देश के अंदर आने के। तो इसके कारण हमारा ह्यूमन कैपिटल, कैपिटल और ओवरऑल इकोनॉमिक लॉस हुआ। लेकिन ये केवल शुरुआत थी इंदिरा गांधी के रूल की। 1966 के जून में जब उन्होंने ये पॉलिसी रोल बैक की थी, 1967 के समर्स में लगभग एक साल के बाद वो लिंडन जॉनसन से मिलने यूएस गई थी।
और यूएस ने उन्हें एक बड़ा सा लोन प्रॉमिस किया था। उस समय पर इंदिरा गांधी ने लिंडन जॉनसन से बात करते हुए कहा था कि आई होप द इकोनॉमिस्ट्स दैट हैव कम विद मी, आई होप माई इकोनॉमिक एडवाइजर्स आर मेकिंग सेंस बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। शी एडमिटेड दिस, इट इज वेल रिकॉर्डेड। लेकिन इंदिरा गांधी ने ये जो बोला ना कि आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस, despite that she kept on deciding on these matters, and that is where we see the next step of the economic travesty that India faced 1950s के मिड में प्लानिंग प्रोसेस, 1960s के मिड में पहले जो कुछ करना भारी पड़ा था, इस बार कुछ करने को रोल बैक करना भारी पड़ा। और अगला जो है, जो 70s में आया, वो पूरा एक एक सिंगल पॉलिसी नहीं सिद्धार्थ जी, था। सॉरी टू इंटरजेक्ट, एक जी। प्रोमिनेंट क्वेश्चन आया है यहाँ पर। जी। एक बार श्योर। अगर थोड़ा सा डबल क्लिक करें, द रीजंस व्हाई इंदिरा जी हैड टू रोल बैक ऑल दोस थिंग्स, व्हाट वर द प्राइमरी फैक्टर्स और रीजंस, इफ यू कैन जस्ट एलाबोरेट ऑन दैट। जी। तो जो इंदिरा गांधी ने रोल बैक किया था उसका एक मुख्य कारण यह था कि कांग्रेस का जो ओल्ड सिंडिकेट था वो उनके काफी खिलाफ था, और उनको पार्टी में अपनी पकड़ मजबूत बनानी थी। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि चूंकि नेहरूवियन पॉलिसी जो है वो मेरे कंट्रोल पर निर्भर है, मेरे डिस्क्रिशन में है और पिछले 10-15 साल से चल रही है, तो मेरी जांची परखी है। ये जो नई पॉलिसी है, एक तो इससे बहुत सारे नए लोग खड़े हो रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं जिसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि वो किस दिशा में जाएगा। दूसरा, जो जांचा परखा नहीं है वो अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। तो खराब अगर है तो उसका रिस्क क्यों लिया जाए। मैं अपने पिताजी की पॉलिसी से स्टिक करता हूं या करती हूं। तो इसलिए जो है वो उन्होंने रोल बैक किया पॉलिसी और ब्लॉक किया। उसका सिंपल सा कारण यह था कि शी डिडंट अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स वेल एनफ, एंड येट शी डिसाइडेड आई विल गो इन फेवर ऑफ व्हाट नेहरू जी वाज डूइंग, सो दैट द रिस्क इज रिड्यूस्ड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड समथिंग गोइंग रॉन्ग। समथिंग गोइंग राइट जैसी चीजें जो है वो उनके दिमाग में आई ही नहीं, बिकॉज शी वॉज नॉट एजुकेटेड और वेल एनफ, अंडरस्टैंडिंग वेल एनफ। जी, थैंक यू। जी। जी। सो 1970s में जो है एक दौर शुरू हुआ। अगर आप उस दौर की फिल्में याद करें तो आप देखेंगे कि हमेशा जो है ना एक विलेन होता था जो पूरा सफेद सूट पहनता था, उसके संग दो चार बिजनेसमैन रहते थे, या वो खुद पॉलिटिशियन कम बिजनेसमैन होता था, उसके संग एक फिरंगी होता था जो स्मगलिंग करेगा। सडनली जो है 70s और 80s के दौर के बाद वो जो स्मगलर थे, वो जो मिलावट करने वाले थे, वो सारे गायब हो गए क्योंकि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो गया। लेकिन ये जो बिजनेसमैन इज द विलेन वाली इमेज है वो 67 और उसके आगे से कल्मिनेट होना शुरू हुई। बिफोर somebody पॉइंट्स आउट, 1969 में बैंक्स का जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो 70s के डिकेड से टेक्निकली थोड़ा सा पहले है। और उसका कारण यह था कि इंदिरा जी जो हैं वो पॉलिटिकली बहुत इनसिक्योर थी। तो उनका क्या था कि स्वतंत्र पार्टी है, जनसंघ है, इन सबको फंडिंग देने वाले ये बिजनेसमैन हैं, और बिजनेसमैन को फंडिंग देने वाले हैं सारे बैंक। तो अगर मैं बैंक को कंट्रोल कर लेती हूँ तो बिजनेसमैन और स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ या मेरे विरोधियों को फंडिंग देने वाला कोई नहीं रह जाएगा, क्योंकि फंडिंग पर सरकारी कंट्रोल हो जाएगा। तो 1969 में उन्होंने ओवरनाइट बैंक्स को नेशनलाइज किया। उस समय उनके जो एडवाइजर थे उसमें, सेक्रेटरीज में, एडवाइजर्स में मनमोहन सिंह जैसे लोग भी थे। तो मनमोहन सिंह ने बहुत तेजी से जो है कलर बदले और उन्होंने सत्ता के सामने सरेंडर करने की मुद्रा में हमेशा रहे, या सत्ता ने पावर के सामने हमेशा सरेंडर करने की मुद्रा में रहे मनमोहन सिंह। लेकिन 1969 में फाइनेंस सेक्रेटरी थे आईजी पटेल। आईजी पटेल का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 1991 में नरसिम्हा राव ने पहले सबसे आईजी पटेल को ऑफर दिया था फाइनेंस मिनिस्टर बनने का। लेकिन आईजी पटेल उस समय लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाने वाले थे प्रोफेसरशिप लेकर के। तो उन्होंने भारत का फाइनेंस मिनिस्टर बनने से मना कर दिया 1991 में, और मनमोहन सिंह वॉज द सेकंड चॉइस आफ्टर आईजी पटेल। खैर, 1969 में 1969 में आईजी पटेल ने जब ये फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पर इंदिरा गांधी से मिले तो इंदिरा गांधी ने कहा कि आई वांट बैंक्स नेशनलाइज्ड टुमारो मॉर्निंग। आईजी पटेल ऑब्वियसली सेड कि दिस इज इम्पॉसिबल बिकॉज इतनी जल्दी ये काम नहीं हो सकता, ये तो बहुत टेक्निकल और लंबे प्रोसेस वाला काम है। इंदिरा गांधी सेड आई डोंट केयर, आई वांट बैंक्स नेशनलाइज टुमारो। अगले दिन सुबह पेपर में 14 बैंक्स की लिस्ट थी। वो नीचे क्वार्टर में एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट था कि ये 14 बैंक नेशनलाइज हो गए, इनकी सारी असेट्स और बैंक अकाउंट फ्रोजन किए जा सके हैं, और भारत सरकार ने ये सब टेक ओवर करने का फैसला किया है। इट वॉज लाइक कि सडनली भारत सरकार मेरे घर में आती है, मेरा घर टेक ओवर करती है, मेरा बिजनेस टेक ओवर करती है, और उन सारी चीजों का जो प्राइस है, जो वैल्यूएशन है, वो भी भारत सरकार डिसाइड करेगी। कि आप ही खरीद रहे हैं और आप ही प्राइस डिसाइड करेंगे, और ऑब्वियसली वो फेयर प्राइस नहीं था। खैर,
जब ये हुआ तो इंदिरा गांधी और उनके जो भी आगे बहुत सारे, खैर मतलब चमचे भी रहे हैं और बहुत सारे समर्थक भी रहे हैं और बहुत सारे लोग जेन्युइनली बिलीव करने वाले भी रहे हैं। तो इन सब ने जो है, बाय द वे 1969 में ही जेएनयू भी स्टैब्लिश किया गया था। तो इन सब ने जो है वो बहुत तेजी से ताली बजाना कि हाँ हाँ ये तो अब जो है वो बिल्कुल जनता के पास बैंक जाएगा, क्योंकि अब तो बैंक प्राइवेट नहीं रह गए, सरकारी हो गए, ऐसी बातें शुरू किया। हालांकि बैंक पेनिट्रेशन अगले 30-40 सालों तक भी उतना ही लो बना रहा जितना 1969 में था। उसे मार्जिनल इंप्रूवमेंट हुआ, कुछ खास नहीं हुआ। लेकिन जब जनता ने इस पर बड़ी खुशी जताई, तो मेरा पर्सनल मानना है कि ये पूरी तरह से एक जर्मन शब्द है शॉडेन फ्रॉयड, उसके कारण था। शॉडेन फ्रॉयड होता है दूसरे के दुख में खुशी मनाना। तो मेरे को दुख है कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा दुख मेरे से ज्यादा है, मैं इस बात से खुश हूं कि तुम्हारा दुख मेरे से ज्यादा है। मेरे पास तो पैसा नहीं था लेकिन तुम्हारा पैसा चला गया, मैं बहुत खुश हूं इस बात से। दिस वॉज अ शॉर्ट फ्राइड फीलिंग दैट इंडियंस हैड। तो जब बैंक्स नेशनलाइज हुए तो जनता ने बड़ी खुशी मनाई, इंदिरा जी का समर्थन बढ़ा, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे उनकी फंडिंग भी रुक गई और वो वीक भी हो गए। इंदिरा जी को इससे बहुत बल मिला। तो उन्होंने उसके बाद एक पूरा दौर शुरू किया जिसमें जो है उन्होंने ना केवल नेशनलाइजेशन शुरू किया। हालांकि ऑयल का जो नेशनलाइजेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वो बांग्लादेश युद्ध के बाद हुआ था। और उसमें उसका कारण ये है कि जो बीपी और शेल शेल जैसी कंपनीज थी, उन्होंने क्रेडिट पर फ्यूल देने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत सरकार को अगर इंडियन एयरफोर्स को और इंडियन नेवी को और इंडियन आर्मी को फ्यूल चाहिए तो दे शुड पे, दे शुड नॉट बी गिवन एन एक्सटेंडेड क्रेडिट लाइन। तो इंदिरा जी ने उसको पकड़ करके तीनों कंपनीज को, बीपी, शेल और स्टैंडर्ड ऑयल या कोई थी शायद, तो उन तीनों को पकड़ के एचपी, बीपी और आईओसी बना दिया। तो ये तीनों कंपनीज बनाने के बाद में, नेशनलाइज करने के बाद में, एक एक ये जस्टिफिकेशन थोड़ा सा माना जा सकता है कि अ, जो इंदिरा जी ने वो नेशनलाइजेशन किया बैंक्स का, वो एक हद तक, कुछ हद तक माना जा सकता है कि उसका लॉजिक था ऑयल का। बट उसके बाद उन्होंने फिर स्टील, कॉपर, रिफाइनिंग और सो मच सो दैट उन्होंने इवन कॉटन टेक्सटाइल नेशनलाइज कर दिया, और उन्होंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री, लाइफ और जनरल इंश्योरेंस दोनों नेशनलाइज कर दिया। सारे प्राइवेट बिजनेसेस वगैरह वगैरह खत्म कर दिया उन्होंने। उससे भी ज्यादा बुरी बात यह हुई कि ये सारे बिजनेस एस्टैब्लिश करना, रन करना, इन सारे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना, टैलेंट या कैपिटल डालना, इसका एक बहुत बड़ा उन्होंने डिसइंसेंटिव क्रिएट कर दिया। क्योंकि अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया और आप बड़े हो गए तो सरकार आ जाएगी और आपका बिजनेस टेक ओवर कर लेगी। इसका मतलब है कि आप छोटे और असफल रहो, असफलता इज रिवॉर्डेड, सफलता इज पेनलाइज्ड। If you are successful, you will be penalized and taken over by the government at random arbitrary prices also, by the way, right? तो जैसे आज की डेट में हम कहते हैं कि अगर मेरा स्टार्टअप सक्सेसफुल हुआ तो इट विल बी टेकन ओवर एंड बॉट बाय समवन, बट वो बहुत रिवॉर्डिंग प्राइस पर होता है, सो आई वुड बी हैप्पी। बट सरकार एक गुंडे की तरह, अगर तुम सक्सेसफुल हो तो मैं तुम्हारी संपत्ति हड़प जाऊंगा वाले बिहेवियर के मोड में थी। बात केवल इतने पर नहीं रुकी। उन्होंने 1972 के बजट में जो वाई बी चौहान ने पेश किया, उसमें ये बहुत फेमस चीज़ है कि इनकम टैक्स रेट जो है वो 25 स्लैब थे, और जो टॉप स्लैब था जो काफ़ी जल्दी बाय द वे स्टार्ट हो जाता था, ऐसा नहीं है कि वो 1 करोड़ के ऊपर स्टार्ट होता था उस समय में, वो कुछ 1 लाख रुपए के आसपास या 1.5 लाख रुपए के आसपास स्टार्ट हो जाता था। वो 97.5% पर पहुंचा दिया टॉप इनकम टैक्स स्लैब। इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स दोनों था। वेल्थ टैक्स 6% था जो अनरियलाइज्ड वेल्थ पर भी मिलता था। सिंपल शब्दों में अगर बोलें तो ऐसा था कि मैंने मान लीजिए एक XYZ कंपनी का शेयर खरीदा, वो शेयर 100 रुपए से बढ़ के 150 रुपए का हो गया। तो जो 50 रुपए का मैंने वेल्थ कमाया है, इस 50 रुपए पर भी मुझे टैक्स देना पड़ेगा। क्या मैंने वो शेयर बेचा? नहीं। क्या वो 50 रुपए मुझे मिले? नहीं। लेकिन आपके पास चूंकि 50 रुपए एक्युमुलेटेड है तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। कल को अगर वो शेयर 50 रुपए से नीचे गिर करके, 100 रुपए से नीचे गिर करके 40 रुपए का हो गया, तो क्या सरकार मुझे टैक्स वापस करेगी? नहीं। क्या सरकार मुझे 100 रुपए से 40 रुपए के लॉस पर, जो 60 रुपीज का लॉस है, क्या उसको अपने टैक्स में एडजस्ट करने देगी क्योंकि वेल्थ लॉस है? नहीं। तो केवल फायदे में सरकार अपना हिस्सा लेगी, फायदा भले ही रियलाइज ना हुआ हो। इससे इन्वेस्टमेंट, फॉर्मल सेक्टर में पैसा रखना बहुत डिस्करेज हुआ। पैसा फॉर्मल सेक्टर में रखने से डिस्करेज होने के साथ साथ दूसरी एक चीज हुई। अगर मैं इनकम टैक्स चुरा ही रहा हूँ, 70%, 80%, 97% के रेट पर इनकम टैक्स जो है, अगर मैं वो चोरी ही कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं पूरा पूरा इनकम टैक्स चोरी करूँ। तो इनकम टैक्स पे करने वालों का नंबर क्रैश होना शुरू हुआ। MRTP एक पॉलिसी थी, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। इफ इट इज फेल्ट दैट यू आर कंट्रोलिंग अ लार्ज
मोनोपोली पावर, इफ यू हैव अ लार्ज मोनोपोली पावर इन एनी सेक्टर, अगर आप किसी सेक्टर में बहुत ताकतवर होते जा रहे हैं, भले ही वो अपने शहर के लेवल पर हों, तो सरकार आपके बिजनेस को, आपके प्रोडक्शन को, आपके प्राइसेस को, आपकी संपत्ति को, सब कुछ कंट्रोल कर सकती है। गुरचरण दास, जो उस समय प्रॉक्टर एंड गैम्बल के नेशनल हेड हुआ करते थे, नेशनल सीईओ, उन्होंने अपनी बुक इंडिया अनबाउंड में ये जिक्र किया है कि जब फ्लू एपिडेमिक होता था जाड़ों के समय या बसंत के समय, जब ये जुकाम की बीमारी बहुत तेजी से फैलती है, तो उस समय विक्स वेपोरब वाज वन ऑफ द कॉमन मेडिसिन। उनका ऑपरेशंस मैनेजर जो है वो इस चिंता में बेचारा दुखी रहता था कि अगर हमने ज्यादा विक्स वेपोरब प्रोड्यूस कर दिया अपने कोटा से ज्यादा, तो सरकारी प्रोडक्शन इंस्पेक्टर आ जाएगा और हमें गिरफ्तार कर लेगा। एज अ सीईओ ऑफ प्रॉक्टर एंड गैम्बल ही वॉज सो स्केर्ड। एज अ प्रोडक्शन मैनेजर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ही वॉज, देयर मैनेजर्स वर सो अफ्रेड। तो बिजनेस करना एक तरह का पाप है, प्रॉफिट कमाना जुर्म है। अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो आपको उसके लिए दंडित किया जाएगा। फिल्मों ने एक माहौल बना दिया है, या समाज में माहौल था और फिल्मों ने उसको प्रस्तुत किया कि अमीर होना तो जुर्म है, पाप है, संपत्ति क्रिएट करना जो है वो तो पाप की श्रेणी में आता है। बिजनेस इज इक्वल टू थीफ, ये माइंडसेट क्रिएट कर दिया गया। उसका रिजल्ट क्या हुआ? बहुत सारे, हाँ, एक चीज और कि सरकार ने इतने सारे उस दौर में रूल बनाए, इट वाज सेड कि कोई भी सारे रूल्स तो फॉलो ही नहीं कर सकता। चूंकि कोई भी सारे रूल्स फॉलो नहीं कर सकता, इसलिए हमेशा कोई ना कोई इंस्पेक्टर तो तुम्हारे सर पर बैठा ही रहेगा। सारे रूल इतने कॉन्ट्राडिक्टरी थे क्योंकि वो पीस मिल बेसिस पर लॉन्च किए गए थे। वन एट अ टाइम टाइप से आप रूल बनाते हैं तो आधे रूल एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं। तो चूंकि आप हमेशा दया पर इंस्पेक्टर राज की निर्भर हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने इस प्रोसेस के बहुत बिगिनिंग में एक टर्म दिया था, विच वॉज लाइसेंस परमिट राज। हर चीज के लिए आपको लाइसेंस, कोटा, परमिट, इंस्पेक्टर का अप्रूवल, और छोटे से छोटा सरकारी अधिकारी भी आपको ब्लैकमेल कर सकता है, आप चाहे ईमानदार हो चाहे चोर हो। चूंकि अगर सिस्टम आपको ईमानदार होने पर भी दंडित करता है, तो हमेशा एक इंसेंटिव होता है कि आप चोर ही बन जाइए। इसका असर क्या हुआ? उस समय बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने भी विरोध किया, बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स ने, पॉलिटिशियंस ने भी विरोध किया। और चूंकि एक कोई पॉलिसी नहीं है, सभी का विरोध होता था, एमआरटीपी, इनकम टैक्स रेट वगैरह का पर्टिकुलरली पॉलिटिकल विरोध भी हुआ और इंडिविजुअल विरोध भी हुआ। लेकिन इसका असर जो हुआ लॉन्ग टर्म में, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज टू अंडरस्टैंड इज कि भारत वो जो एंटरप्रेन्योर्स का देश था, जो रिस्क टेकर्स का देश था, वो पूरी तरह से शिफ्ट होकर के केवल सरकारी जॉब सीख करने वालों का देश रह गया। या फिर प्रॉफिट कमाते हो तो रिपोर्ट मत करो, रिश्वत दे करके काम चलाओ, अंडर द टेबल बिजनेस करो, दिखाओ मत। क्योंकि लीगल बिजनेस करना इम्पॉसिबल हो गया। इलीगल बिजनेस को जो सामाजिक स्वीकृति मिली, या फिर केवल सपने देखो तो इतने छोटे कि सरकारी नौकरी और चपरासी बनने के सपने देखो। तो इंदिरा गांधी का ये जो दौर था, वो हालांकि बहुत सारी पॉलिसी से मिल मिल करके बना है, इसलिए एकदम से समझ नहीं आता, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म कंसीक्वेंस ये हुआ कि हमने पूरी तरह से ये माइंडसेट किल कर दिया कि हमें रिस्क लेना चाहिए, हमें बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस करोगे तो पुलिस आ जाएगी, इंस्पेक्टर आ जाएगा। बिजनेस करोगे और सक्सेसफुल हो गए तो सरकार टेक ओवर कर लेगी। इसलिए चुपचाप नौकरी खोजो जिसमें छोटा मोटा टैक्स दो, चूंकि सैलरी भी कम है और टैक्स भी बहुत ज्यादा है, इसलिए रिश्वत लेकर के काम चलाओ। तो सामाजिक नैतिकता का नाश करने वाला पूरा ये डिकेड था। और इस डिकेड में और भी बहुत सारी चीजें हुई, जिसमें पंजाब के आतंकवाद को बढ़ावा देना, क्योंकि उनको पंजाब का इलेक्शन जीतना था, श्रीलंका में तमिल क्राइसिस पर पैर रख करके तमिलनाडु के चुनाव जीतने जैसी बातें, भारत का इमरजेंसी लगा करके भारत का संविधान को नाश करने वाली बातें, ये सब तो बहुत सारी चीजें हैं जो संवैधानिक और इंटरनेशनल रिलेशंस के लेवल पर जाती हैं। उससे पहले बहुत सारा इकोनॉमिक लेवल ऑफ थिंकिंग पर हमने अपनी इकोनॉमिक एंटरप्रेन्योरशिप और सामाजिक थिंकिंग का नाश करने वाला काम किया 70s में। और इसके बावजूद इंदिरा गांधी को लोग बहुत सक्सेसफुल प्रधानमंत्री या बड़ा मॉडल एंटरप्राइज, मॉडल प्रधानमंत्री मानते हैं, स्ट्रांग प्रधानमंत्री मानते हैं। मेरा मानना है कि जितना डैमेज एक पॉलिसी करती है माइंडसेट बदलने वाली, और माइंडसेट वाइज एंटरप्रेन्योर्स को भिखारी माइंडसेट बना देने वाली, उससे ज्यादा डैमेजिंग कुछ नहीं होता। और एक्चुअली इस पॉलिसी का रिजल्ट है कि आज भी हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कहते हैं कि बिजनेस करना और रिस्क लेना और फेल होना, ये सब तो खतरनाक चीजें हैं, उसकी जगह सरकारी बाबू बन जाओ या सरकारी चपरासी बन जाओ, वो भी चलेगा, रिश्वत ले दो चलेगा, लेकिन ऑनेस्ट टैक्स पेइंग एंटरप्रेन्योर बनना रिस्की है। तो ये जो डैमेज है, ये माइंडसेट के लेवल पर हुआ, और मेरे नजरिए में ये सबसे ज्यादा डैमेजिंग था। खैर,
आखिरी डिकेड पर जाते हैं, स्वतंत्रता के 4 डिकेड्स की जो हम बात कर रहे थे उसमें से चौथे डिकेड में, तो काफी लेसर नोन एस्पेक्ट है। शायद इसलिए भी बहुत हद तक दब गया बिकॉज सून आफ्टर इंदिरा गांधी डाइड एंड इट वाज मोर ऑफ अ प्रपोजल दैट वाज नेवर इम्प्लीमेंटेड। थॉमस शेलिंग एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं, 1966 में उन्होंने किताब लिखी थी स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, 65 या 66 में। उसमें उन्होंने एक चीज कही थी जो उन्होंने 2001 में अपने नोबेल एक्सेप्टेंस स्पीच में दोहराई, दैट व्हाट हैज नॉट हैपेंड इज आल्सो अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। वो जो कभी हुआ ही नहीं वो भी इतिहास का एक भाग है। तो 1983 में एक काम हुआ था जो नहीं हुआ, लेकिन वो भी इंडिया को बहुत बुरी तरह से आज तक हॉन्ट और अफेक्ट करता है, आतंकित और त्रासित करता है। उस क्या हुआ और क्या नहीं हुआ या क्या हो सकता था पर जाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दें आपको। एक इकोनॉमिस्ट हुए कुजनेट, साइमन कुजनेट्स। तो कुजनेट्स ने कॉन्सेप्ट दिया था कुजनेट्स कर्व। जब वो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट में इंप्लीमेंट किया जाता है तो उसको एनवायरमेंटल कुजनेट्स कर्व कहते हैं। अगर आप एक एक्स और वाई एक्सेस इमेजिन करें तो क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है एक्स एक्सेस पर, वैसे कभी कभी इनकम बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए आपको थोड़ा सा प्रदूषण टॉलरेट करना पड़ता है। तो आप थोड़ी सी, अगर आप बहुत गरीब हैं तो बोलेंगे कि भाई थोड़ी सी इनकम बढ़ती है तो मैं थोड़ा सा पॉल्यूशन ज्यादा टॉलरेट कर लूंगा। तो ऐसे पॉजिटिव स्लोप पर कर्व बढ़ता है। लेकिन उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जब आप कहते हैं कि देखो मेरी इनकम सफिशिएंट हो चुकी है, मैं मिडिल क्लास लेवल पर आ चुका हूँ या अपर मिडिल क्लास लेवल पर आ चुका हूँ, अब अगर मुझे और इनकम बढ़ानी है तो मुझे और पॉल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे पॉल्यूशन कम चाहिए। तो वो पॉल्यूशन की लाइन तो नीचे जाती है, इनकम की लाइन आगे जाती जाती है। तो इसकी वजह से एक इन्वर्टेड यू शेप जैसा रिलेशन बनता है, जिसका मतलब है कि एज द इनकम इंक्रीजेस, एज द नेशनल इनकम इंक्रीजेस, द टॉलरेंस फॉर पॉल्यूशन इनिशियली इंक्रीजेस एंड देन डिक्लाइंस। दिस इज इन्वर्टेड यू शेप इन्वायरमेंटल कुजनेट्स कर्व। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें देशों के कॉन्टेक्स्ट में, तो जो यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज थे उनमें प्रॉस्पेरिटी आना शुरू हो गई थी 50s में ही। 60s तक वो काफी प्रॉस्पर हो चुके थे, सफिशिएंट मिडिल क्लास लेवल तक सारी देश लगभग आ चुके थे। 70s में जब वो बहुत अमीर होने लगे और उनको अब ये चिंता हुई कि हमारे देश में ये विरोध बढ़ता जा रहा है कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हमें कहीं और लगाना पड़ेगा, इंडस्ट्री अपनी, और किसी और से प्रोडक्शन करवाना पड़ेगा। तो उस समय यूएस और जर्मनी ने अलग अलग कॉन्टिनेंट की ओर से लीड करते हुए एक जॉइंट प्रपोजल भेजा, एक जॉइंट डेलीगेशन आया। अब वो जॉइंट डेलीगेशन का मैंडेट क्या था कि हमें एक ऐसी जगह आइडेंटिफाई करनी है, हमें एक ऐसा देश आइडेंटिफाई करना है जहां पर हमारी सारी इंडस्ट्री शिफ्ट हो, वो इंडस्ट्री वहां पर प्रोड्यूस करे, वहां से एक्सपोर्ट करे, वो हमारे देश में एक्सपोर्ट करे, और उसकी वजह से हमारा देश प्रॉस्पर करता रहेगा, वो दूसरा देश जहां पर भी जाएगा वो भी प्रॉस्पर करेगा। बट दैट इज ओके बिकॉज दे विल बी बियरिंग सम काइंड ऑफ इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑल्सो। पहला इंडिया चॉइस क्यों था? बिकॉज उस समय अगर आप देखें नॉर्थ अमेरिका और यूरोप का ये जॉइंट डेलीगेशन है, इन दो देशों से उनको बाहर निकालना है। ईस्टर्न यूरोप में नहीं जा सकते थे, आयरन कर्टन वॉज स्टिल वेरी मच देयर, यूएसएसआर और यूएस की कोल्ड वॉर चल ही रही थी तब भी 70s में। लैटिन अमेरिका काफी कम्युनिस्ट और अमेरिका विरोधी हुआ करता था, अफ्रीका तब भी होपलेस था, आज भी बहुत ज्यादा होप नहीं है बहुत सारी कंट्रीज में स्टेबिलिटी के कारण। ईस्ट एशिया जो है, वो ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया, वियतनाम और ये सारे कंट्रीज उस समय वॉर से या तो निकले ही निकले थे या बहुत स्टेबल नहीं माने जाते थे। ले दे करके इंडिया वॉज द ओनली कंट्री जहां पर उनका, मिडिल ईस्ट भी ऑप्शन नहीं था, इंडिया वॉज द ओनली प्लेस जहां पर बहुत स्टेबिलिटी थी, डेमोक्रेसी थी, अंग्रेजी बोलने वाले लोग थे, माइग्रेशन यहाँ पर चूंकि होता, इंडिया से ब्रेन ड्रेन होता रहा था 60s ऑनवर्ड्स, इसलिए वेस्टर्नर्स को यह भी पता था कि इंडिया में बहुत सारे इंग्लिश बोलने वाले और जानने वाले लोग और समझने वाले लोग हैं, हम उनके संग काम कर सकते हैं। तो ये काफी सारे पॉजिटिव्स थे इंडिया के फेवर में। तो उन्होंने इंडिया को ये प्रपोजल दिया कि हम अपनी कंपनीज को यहाँ पर प्रेरित करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। जब उन्होंने ये प्रपोजल दिया तो इंडिया का रिस्पांस क्या होना चाहिए? अगर आप, अच्छा उनका प्रपोजल हाँ ये भी था कि 10 साल का जॉइंट वेंचर होगा, हमारी कंपनी और आपकी कंपनी इक्वल पार्टनरशिप में काम करेगी 50-50 बेसिस पर, और 10 साल के बाद हम रिव्यू करेंगे कि अगर आपकी कंपनी को ठीक लगता है और अगर आपको ठीक लगता है और अगर हमारी कंपनी को ठीक लगता है और अगर हमें ठीक लगता है, मतलब चारों पार्टी, दो सरकार और दो साइड की कंपनीज अग्री करती हैं उसे फर्दर कंटिन्यू करने के लिए, तो हम बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, वरना बिजनेस जॉइंट वेंचर बंद करिए, अपने अपने घर जाइए। 10 साल जो आप बिजनेस करेंगे उसमें आपका इन्वेस्टमेंट होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, आपको ह्यूमन कैपिटल और ट्रेनिंग मिलेगी, आपको बिजनेस, आपको मशीनरी, आपको टेक्नोलॉजी, ये सब मिलेगा।
10 साल के बाद अगर आपको लगता है कि आपका लॉस हो रहा है या आप अपने पैरों पर खुद खड़े हो सकते हैं तो आप कर लीजिए, नहीं तो हम पार्टनरशिप आगे एक्सटेंड कर सकते हैं या टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर सकते हैं। खैर, इंदिरा गांधी उस समय, उनका रिस्पॉन्स था कि देखिए ऐसा है, यू गिव अस द मनी, यू गिव अस द टेक्नोलॉजी, और यू अलाउ द माइनॉरिटी ओनरशिप। इसका मतलब यह है कि हमारी कंपनी पैसा तो केवल 20% या 24% डालेगी, लेकिन हम इक्वल पार्टनर होंगे, मतलब 50-50 के पार्टनर, लेकिन केवल पैसा 24% डालने पर। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे और कमिटमेंट मांगे कि आप हमको R&D आउटले कम से कम इतना देंगे ही देंगे, R&D के लिए हमें इतना पैसा देंगे ही देंगे। आप जो भी कंपनी से प्रॉफिट कमाएंगे उसका रिपेट्रिएशन पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होंगे कि वो अपना पैसा जो है वो रेमिट आसानी से नहीं कर सकें, और वो सारा पैसा देश में रहे, वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी कंडीशंस। अब जो अपना पैसा भी ला रहा है, जो अपना टेक्नोलॉजी भी ला रहा है, वो ये सारी शर्तें शायद मानने को तैयार ना हो। दूसरी चीज, इंडिया वॉज इन अ डेस्परेट नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इंडिया ने ये इन्वेस्टमेंट ऑफर रिजेक्ट किया, और इसके तुरंत बाद इंडिया ने आईएमएफ से बहुत सारा लोन ड्रॉ किया। ये बाय द वे 1991 में जो आईएमएफ ने बेल आउट किया था इंडिया को, लोगों को लगता है कि वो पहली बार हमने आईएमएफ के सामने अपनी शर्तें मान के समर्पण किया था। वो सातवां, सेवेंथ ये समर्पण था, सेवेंथ बेल आउट था भारत का आईएमएफ से। तो 83 में जब ये हमने अमेरिकन कैपिटल और जर्मन कैपिटल और यूएस और यूरोपियन कैपिटल को रिजेक्ट किया, उसके तुरंत बाद फिर हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ा बेल आउट के लिए। और जब आप बहुत सारा लोन ले लेते हैं और चुका नहीं पाते हैं, क्योंकि आपने लोन तो खाली पैसा बांटने और भ्रष्टाचार में उड़ा दिया हो, तो वो पैसा जब वापस करने का टाइम आता है तो आपको पता चलता है कि आपकी तो जेब में ठन ठन गोपाल। तो 91 में हमारी वही हालत थी। तब तक हमें यूएसएसआर थोड़ी सी हेल्प कर देता था, जब यूएसएसआर भी नहीं रहा तो हम पूरी तरह से सड़क पर आ गए थे। 91 इसलिए वाटरशेड पीरियड था। इसलिए हमने रिफॉर्म नहीं किया कि हम रिफॉर्म करना चाहते थे, बल्कि इसलिए किया कि हमारे पास कोई और चारा ही नहीं रह गया था। खैर, इंदिरा गांधी का रिस्पॉन्स ये था। उसके तुरंत बाद मैं नाम भूल रहा हूँ, देंग शाओपिंग वॉज स्टिल द चाइनीज हेड, बट उनके जो प्रधानमंत्री थे, उनका नाम जो है, मतलब मेरे नोट्स में है कहीं, बट उन्होंने जो है वो दो बार, एक बार वो यूएस गए, फिर यूएस से रीगन जो है वो 84 के मिड में, मार्च में जो है ये रीगन यूएस से चाइना आए, और उन्होंने एक पीस अकॉर्ड साइन किया, विच वॉज नोन एज अकॉर्ड ऑन इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन। बेसिकली वो ऑफर जो अमेरिका और जर्मनी भारत को दे रहे थे, वो जब भारत ने इतनी सारी शर्तें लगाई, तो अमेरिका ने कहा कि भाई इतनी सारी शर्तें हम पैसा देने के बावजूद माने, ये तो नहीं होगा। और उन्होंने पूरी तरह से ये चीज चाइना के फेवर में शिफ्ट की। जब चाइना ने जब चाइना को उन्होंने सेम प्रपोजल दिया, देंग शाओपिंग को सेम प्रपोजल दिया, तो देंग का रिस्पॉन्स था कि डू नॉट केयर अबाउट द अमेरिक चाइनीज कंपनीज ज्वाइनिंग यू, डू नॉट केयर अबाउट environmental clearance, land clearance or any other thing, just invest, and whatever conditions you have, आई विल अग्री टू दैट। आप जो भी टर्म्स और कंडीशंस बोलेंगे हम उसको मान जाने को तैयार हैं सर, केवल आप केवल यहां आकर के बिजनेस लगाइए। उससे चाइना को टेक्नोलॉजी मिलना शुरू हुई, उससे चाइना को इन्वेस्टमेंट मिलना शुरू हुआ। जब इन्वेस्टमेंट मिला तो उनके लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, कैपिटल तैयार हुई, ह्यूमन कैपिटल तैयार हुई। कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बाद, फाइनेंशियल और ह्यूमन कैपिटल के बाद, चाइना के पास एक्सपोर्ट कैपिटल आना शुरू हुई। एक्सपोर्ट जब उनके पास फंड्स आना शुरू हुए तो उन्होंने देश में डेवलपमेंट शुरू किया। और उसके बाद चाइना ने ऐसा एक पेडल प्रेस किया जिसके कारण चाइना लीप्स और बाउंड्स ज्यादा से ज्यादा आगे जाता रहा। और यहां से, हालांकि चाइना मतलब थोड़ा सा आगे था, इंडिया से मार्जिनली आगे था, लेकिन 1983-84 में ये जो हमने एक बस मिस किया, ये प्रपोजल रिजेक्ट करके और अपनी शर्तें लगा करके, देने वाले मतलब दान देने वाले पर अपनी शर्तें लगा करके, उसके कारण चाइना ने जो लीप्स एंड बाउंड्स ग्रो करना शुरू किया, 8 से 10% ग्रोथ उनके लिए नॉर्मल हो गई, वो 12% तक ग्रोथ करने लगे। और इंडिया उसी 80s के दशक में जब 5.6% ऑफ ग्रोथ पर पहुंचा, वो भी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के लोन के बूते पर,
और वो भी सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं थी, लेकिन पहली बार इंडिया ने 5% ग्रोथ क्रॉस किया। तो भारत में सेलिब्रेशंस हो गए, और राजीव गांधी को अगले सेंचुरी में भारत को ले जाने वाला युवा प्रधानमंत्री और बहुत सारे भाट चारण गान करने लग गए और तारीफों के बोल बांध दे गए, जबकि वो 5.6% ग्रोथ सस्टेनेबल भी नहीं थी। और उसी समय पे चाइना 10%, 8% ग्रोथ क्लॉक कर रहा था। और अगर आपको ये 8% और 5.6% बहुत छोटा सा डिफरेंस लगता है, तो एक काम करिए, 100 रुपए लीजिए और उसको 5% पर लगा करके 10 साल तक देखिए क्या होता है, और फिर 8% पर उसको 10 साल तक लगा करके देखिए क्या होता है, और आप पाएंगे कि एक जगह वो लगभग 1.6 होता है और दूसरी जगह वो डबल से ज्यादा हो जाता है। और चाइना अगर 30 साल तक यही करता रहा कि हम केवल अपनी इकोनॉमी को 10 साल में 1.5 गुना करते हैं और वो 10 साल में 2 गुना, 2.5 गुना करते हैं, तो आप सोचिए कि आज अगर चाइना हमारे से 5 गुना है, बराबर से बढ़ करके वो 5 गुना हो गया है, तो उसका जड़ जो है वो 83 की ये पॉलिसी रिजेक्शन था, कि हमने उस समय ये प्रपोजल रिजेक्ट किया। इस प्रपोजल को उस समय विरोध कर, मतलब इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने की एडवोकेसी करने वाले कई लोग थे। लेकिन चूंकि ये बहुत ज्यादा पब्लिक डिबेट में आया नहीं, इस प्रपोजल के साल भर के अंदर ही पहले ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, पूरा रेजीम चेंज हो गया, तो ये बहुत हिस्ट्री में भी इस पर डिस्कशन नहीं हुआ। लेकिन कई बार वो चीजें जो हमने नहीं की होती हैं वो ज्यादा हार्मफुल हो जाती हैं, बजाय उसके जो हमने किया और वो दिखती हैं। जो किया वो दिखा, जो नहीं किया और मिस कर दिया वो कई बार हमें दिखा नहीं। अदरवाइज मेरा ये नहीं कहना है कि हम चाइना को डेफिनेटली बीट कर ही देते, लेकिन ये पॉसिबल है कि हम बहुत सारी जगहों पर चाइना से बहुत बेहतर या बराबरी के स्टेज पर होते। लेकिन चूंकि चाइना एक बार आगे निकल गया, तो आगे निकल जाने वाले को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और टेक्नोलॉजी हमेशा एक्सपोनेंशियल वे में चलती है। ऐसा नहीं है कि मैं आज सोचूं कि अरे आज मैं कंप्यूटर सीख लूंगा तो मैं कोडिंग में किसी को मात दे दूंगा, या आज मैं चेस सीखूंगा तो मैं प्रज्ञानंदा को बीट कर सकता हूँ, बिकॉज कोई बात नहीं, मैं तेजी से थोड़ा दौड़ लूंगा। ऐसा नहीं होता है। और इसलिए जो एक बार आगे निकल गया वो बहुत लंबे समय तक आगे रहता है। मनी मेक्स मनी काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट। विद दैट आई विल क्लोज माई टॉक। दीपांशु जी। सिद्धार्थ जी, मतलब मैं क्या ही बोलूं। बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा। और मतलब जैसा मैं बोलता हूँ, मैं तो नोट्स ले रहा था और बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं पता थी आपने बहुत अच्छे से समझाया। और बहुत सारे मैं क्वेश्चंस भी बीच में मॉनिटर कर रहा था, लेकिन आपका फ्लो इतना अच्छा था कि हमने डिसाइड किया कि आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग रोक जी। रहा हूँ। यहाँ पर हम जी। रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं फ्लोर ओपन करूँगा क्वेश्चंस के लिए। तो सभी लोगों का धन्यवाद जो लोग जुड़े हुए हैं। आप लोग जुड़े रहें। रिकॉर्डिंग स्टॉप हो रही है, मगर ये चर्चा अब हम ओपन कर रहे हैं।